जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर से। साथियों, अभी ठंडक बहुत बढ़ गई है और इस ठंडक में यानी सर्दी अपनी चरम सीमा पे आ चुकी है। साथियों, मैं आज के शिक्षक संवाद परिचर्चा में मैं स्वयं आप लोगों के सामने मुखातिब हो रहा हूं। साथियों, मामूली 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 सी सर्दी साथी भी इसी समय में एक महामारी का रूप ले लिया था। मामूली सी सर्दी भी एक समय में महामारी का रूप ले लिया था और उस महामारी में सक्षम लोग भी अपने आप को असक्षम महसूस करते थे, अपनी क्षमता को खो दिए थे। फिलहाल अभी वर्तमान समय में हम नियोजित शिक्षक साथियों के लिए 31 जनवरी से 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक कोल्ड डे घोषित हो चुका है। यानी कहने का मतलब आप लोग समझ चुके हों, जो 31 दिसंबर से लेके 9 जनवरी तक एक ऐसा महामारी, मामूली सा सर्दी का महामारी जो चला है, इस सर्दी के मौसम में वह अत्यधिक ठंड की ओर इशारा कर रहा है। 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक ये मामूली जो ठंड जो चलना प्रारंभ होगा, यह अत्यधिक ठंड की ओर इशारा कर रहा है। इससे हमें खासकर नियोजित शिक्षकों को बचना है। साथियों, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सिर मुड़वाते ही ओले पड़ने की भी संभावना है। साथियों, हमारे नियोजित मौसम वैज्ञानिक साथियों के द्वारा ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगर हमारे नियोजित शिक्षक सिर मुड़वा रहे हैं तो उन्हें ओले पड़ने की भी संभावना हो सकती है और ठंडक में भी, सर्दी में भी तो सर मुड़ाना नहीं चाहिए। साथियों, इसके साथ हमारे नियोजित साथी जो मनोवैज्ञानिक भी हैं और कुछ मौसम के जानकार भी हैं, उन्होंने एक और चेतावनी दी कि इस सर्दी भरे मौसम में हजारों लोग खांसते हुए और हल्का फुल्का बुखार का लक्षण दिखाई पड़ता है, मिल जाएंगे, बहुत चलते फिरते मिल जाएंगे और कुछ दिनों तक हमारे नियोजित मनोवैज्ञानिक साथी या मौसम विज्ञान के साथियों ने यह घोषणा की है कि कुछ दिनों तक संक्रमण से अपना बचाव करें और वह संक्रमण की तिथि है साथियों 31 दिसंबर से लेके 9 जनवरी तक। ये बिहार में नियोजित शिक्षक साथियों के लिए भयंकर संक्रमण का काल चल रहा है और भयंकर सर्दी का मौसम होने जा रहा है। साथियों, खासकर हमें नियोजित शिक्षक साथियों को इस ठंड से और इस ठंड में हृदयाघात जी से बचने का कृपा करेंगे कि यह ठंड भरी मौसम में हम सभी नियोजित शिक्षक साथी हृदयाघात महोदय से और हृदयाघात जी से बचें। अगर 31 दिसंबर से लेके 9 जनवरी तक हम इन सारे संक्रमण के लक्षणों से बच गए तो शायद हमें हमारी जीत और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो साथियों, इस संक्रमण की तिथि
और यह रोग से बचने के लिए अच्छी नींद लें। अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है, लेकिन अच्छी नींद के साथ गहरी नींद न ले लें। अच्छी नींद के साथ आप लोग गहरी नींद में न चले जाएं और सक्षमता रूपी प्रहार का इस ठंडी के मौसम का आप लोगों को पर प्रकोप न हो जाए। साथियों, खैर अब मैं आता हूं सक्षमता पर। साथियों, सरकार ये बता रही है कि अब मात्र बहुत कम मात्रा में नियोजित शिक्षक बचे हैं। साथियों, यह सरकार की आंकड़ा जो है वो सरासर गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है। साथियों, इस आंकड़ा को अगर देखा जाए तो प्रथम चरण के एग्जाम में, सक्षमता के प्रथम चरण के एग्जाम में हमारे 1,14,000 सक्षमता में ज्वाइन किए। सक्षमता 1 में हमारे नियोजित शिक्षक साथी मात्र 1,14,000 शिक्षक ही ज्वाइन किए। दूसरे चरण में अगर हम चलते हैं तो साथियों 40,000 शिक्षक साथी ही हम ज्वाइन किए। तो प्रथम चरण में 1,14,000, द्वितीय चरण में 40,000, ये दोनों मिलाकर हो गया 1,54,000 साथियों। और तीसरा सक्षमता जो हुआ साथियों, और उसमें अभी भी हमारे नियोजित शिक्षक साथी ज्वाइन नहीं किए। उसका सिर्फ रिजल्ट ही आया था 8,000। सही है। तो 1,54,000 तो ये बैठ चुके हैं और पास कर चुके हैं और ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें से भी प्रथम और द्वितीय में भी बहुत ऐसे शिक्षक साथी हैं जो योगदान अपना नहीं दिए। फिर हम रिजल्ट के अनुसार चलते हैं साथ, और रिजल्ट के अनुसार जो भाग लिए और जो जिन्होंने योगदान किया उसके अनुसार से हम चलते हैं। तो 1,54,000 और पास किया, फिर तृतीय चरण में 8,000, तो 1,62,000 हुआ साथियों। और पंचम चरण में हमारे 4,000 ही मान लिया जाए जो नियोजित शिक्षक साथी पास हुए। तो 62 और 4 66,000 हमारे नियोजित शिक्षक साथी, 66,800 कहें या 1,66,900 कहें, इतने ही हमारे शिक्षक साथी अभी तक स्वक्षमता से पास हुए हैं। और इसमें चतुर्थ चरण और पंचम चरण का बचा हुआ भी है। तो साथियों, इस तरह से यह हमारी संख्या पहुंचती है 1-2, तो इसमें उसकी संख्या 15,000 भी अगर हम जोड़ देते हैं तो इसकी संख्या पहुंचती है 1,94,800। 1,94,800 उसकी संख्या है। और अभी तक हमारे मात्र 15,000 नियोजित शिक्षक साथी रिटायर्ड हुए हैं साथी, मात्र 15,000। और उस 15,000 को भी अगर हम उसमें जोड़ देते हैं तो टोटल संख्या 2,09,800 होता है। और इसमें से अगर हम 3,68,000 हमारी कुल संख्या थी नियोजित शिक्षकों की, कुल संख्या हमारी थी
3,68,000 और उसमें से हम 2,09,800 को अगर घटाते हैं तो हमारी संख्या 1,58,200 बच रही है। तो हमारी संख्या 1,58,200 बच रही है। यह इस आधार पर है कि हमारी टोटल संख्या 3,68,000 थी। नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,68,000 थी और वो 3,68,000 में से स्वक्षमता 1, 2 जो फ्रेश रूप से बहाल हो चुके हैं, 3 और 4 का रिजल्ट आ चुका है और 15,000 अभी तक हमारे नियोजित शिक्षक साथी रिटायर कर चुके हैं। तो इस आधार पर हम जो बनाते हैं अपनी संख्या तो 2,09,800 यानी 2,98,100 हमारी संख्या सेवानिवृत्ति या नियोजित में से माइनस कर दें और हमारी संख्या है 3,68,000 और उसको जब अगर हम लोग घटाते हैं साथियों तो हमारी संख्या बचती है 1,68,000। तो किस आधार पर सरकार कह रही है कि जो हमारी संख्या नियोजित शिक्षकों की संख्या 50,000 है या 60,000 है या 70,000 है? साथियों, ये आंकड़ा विभिन्न जिलों से ही इकट्ठा किया गया है, ये आंकड़ा, और तब हम आप लोगों को बता रहे हैं जो हमारे नियोजित शिक्षकों की संख्या अभी भी 1,58,000 है और वह संख्या कोई गलत संख्या नहीं है, यह आंकड़ा कोई गलत आंकड़ा नहीं है। हाँ, इसमें से कुछ बढ़ सकता है, कुछ घट सकता है। अगर हम 10,000 और माइनस कर दें तो 1,48,000 संख्या हमारी बचती है। समझे? तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सर्दी के मौसम में इस महामारी से बचें, जितना हो सके उतना सुरक्षित रहें, गर्म कपड़े का सेवन करें, गर्म वस्तुएं खाएं, जिससे वो महामारी जो सक्षमता है यह अंतिम चरण में है। यह अपनी सारी रूपों को अब प्रदर्शित करेगी, जो कैसे हम नियोजित शिक्षक साथियों को अपना रूप प्रकट करें। हर एक तरह की लोभ लोभावन नीतियों को वह सामने लाएगी। लेकिन अगर हमें इस सर्दी में महामारी से और संक्रमण से बचना है तो गर्म पानी का सेवन करेंगे साथियों, गर्म वस्त्र का उपयोग करेंगे और महामारी से और संक्रमण से बचना है। खासकर इस ठंडी के मौसम में हमें हृदयाघात जी से तो अवश्य बचना चाहिए। हृदयाघात जी से तो बहुत एकदम हर हमेशा बचने का प्रयास कीजिए साथियों। इसी कड़ी में अब जो नियोजित शिक्षकों का चिर परिचित मांग था प्रमोशन, वह सभी जिलों में निकलना प्रारंभ हो गया। कालबद्ध पदोन्नति जो 12 वर्षों की पदोन्नति है वह निकलना प्रारंभ हो चुका है और सभी जिलों के डीपीओ कार्यालय से, स्थापना कार्यालय से यह आदेश निर्गत हो गया है संबंधित नियोजन इकाई। इस पर हमारे कुछ विद्वान साथी बोल रहे हैं। तो साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं सबों से कि सफलता की राह में एक कदम तो हम आगे बढ़े। हमारे कुछ विद्वान साथी इस पर कुछ बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उन्हें, उनकी समझ है, उनकी सोच है। लेकिन आप अपने अंतरात्मा में ध्यान करें, आप अपने आत्मा से पूछें
कि सफलता के संघर्ष की इस राह में हम एक कदम तो आगे बढ़े, और एक कदम ही नहीं साथियों, हम कई कदम आगे बढ़ चुके हैं। हम अब पहुंच चुके हैं, अपने नियोजन इकाई में पहुंच चुके हैं सफलता की राह में। और इसमें विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये 12 वर्षीय प्रमोशन में विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसमें नियोजन इकाई सर्वे सर्वा है। सिर्फ विभाग ये आदेश देने संबंधी बची हुई थी, जो आदेश जो ही निर्गत होगा ये निकल जाएगा। अब शायद बहुत कम जिला ही ऐसा बचा हुआ है जहां से ये पदोन्नति संबंधी आदेश निर्गत नहीं हुआ, बहुत कम ही जिला बचा हुआ। तो साथियों, अब धीरे धीरे जो भी जिले बचे हुए थे, मैं यह संभावना व्यक्त करता हूं या उम्मीद करता हूं कि 31 दिसंबर तक यानी 2025 में जो भी शेष जिले बचे हुए हैं वो भी अपना आदेश निर्गत कर देंगे, वो भी अपना आदेश इसमें निर्गत कर देंगे। और हम लोगों का जो चिर परिलक्षित मांग थी पदोन्नति का, उसका रास्ता सरल होने जा रहा है और उसको हम लोग 2026 में हर हाल में लेके रहेंगे। अब तो रास्ता खुल गई है। चक्रव्यूह का जो 8वां द्वार था वो खुल चुका है। अब हमें साथियों उन महान योद्धाओं से भी मुखातिब होना होगा। तो चलिए, चक्रव्यूह का तो द्वार खुल चुका है। साथियों, दूसरी बात ईपीएफ पर है। साथियों, इसमें भी हमारे बहुत विद्वान साथी अपना कुछ बोलते हैं। खैर, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ईपीएफ के माध्यम से उसके जितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं या केंद्रीय कार्यालय हैं और 5-7 जगहों पर हमें रजिस्ट्री से हो या ईमेल के द्वारा हो, मेल के द्वारा हो, उन्हें जो भी जिले, जिस भी जिले के हमारे नियोजित शिक्षक साथी बचे हुए हैं वो अविलंब पूरा कर लें। उन्हें अपने मांग पत्र से अवगत कराएं। जो हमारी ये कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट भी इसमें आदेश दे चुका है कि नियोजित शिक्षकों को योगदान की तिथि से मूल वेतन पर कटौती की जाए। ये कोर्ट का निर्णय है, माननीय न्यायालय का निर्णय है। ये अपने मन से कोई शिक्षक उपज में नहीं, ये माननीय न्यायालय का निर्णय है जो नियोजित शिक्षकों को भी इसका मूल वेतन पर कटौती करने का आदेश निर्गत है। और उसके बाद जाकर हमारे शिक्षक साथी लोग ये प्रक्रिया प्रारंभ किए हैं और किए हुए हैं। तो जो भी शिक्षक साथी, अगर हमारे नियोजित शिक्षक साथी बचे हुए हैं, उनसे खास अनुग्रह है, उनसे निवेदन है कि वो लोग अपना आवेदन दे दें। 5-7 जगह है, 5-7 जगहों में रजिस्ट्री करने पर या मेल करने पर 500-600 रुपया की, 500 से लेके 600 रुपया तक की लागत लगती है। उसे आप अपने समूह में दें। अगर एक विद्यालय में 5-7 साथी हैं या एक ही साथी हैं तो पंचायत स्तर पर, संकुल स्तर पर 10, 12, 20, 25 की संख्या बनाकर उसे प्रेषित संबंधित कार्यालय में कर दें। इससे आपकी आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। जब हम समूह में देंगे तो उससे आप लोगों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा और इसे अविलंब करना शुरू कर दें। यथाशीघ्र इस पर देर न करें।
और वह हम लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा और मिलेगा। खासकर साथियों, मुझे एक बात और याद पड़ गया। इस सर्दी के मौसम में, संक्रमण काल में, हमारे कुछ साथी लोग विशिष्ट का गुणगान करना शुरू कर दिए हैं। खैर, उनकी सोच है, इसे हमें नहीं लेना देना है। मैं एक ऑडियो क्लिप में देख रहा था, सुना था और सुना हूं कि 34,540 में हमारी मम्मी थी और रिटायर हुई तो इतना रुपया मिला और इतना ऐसे ऐसे मिला। भैया, आप ये भी तो बोल सकते थे, जो 34,540 में हमारे मम्मी का तनख्वाह इतना था, लेकिन विशिष्ट शिक्षक साथियों के आज के तिथि में वेतन इतना है, और 2014 में वो योगदान की और 25 में रिटायर की, तब इतना 5,000 रुपया मिलने जा रहा है। हाँ, सक्षमता का विरोध हम लोग उन शिक्षक साथियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं जो 2003 से 10 तक की जिनकी बहाली है। उनको क्या मिलेगा साथियों? आपकी सर्विस गणना बहुत कम है, किन्हीं का 5 साल, किन्हीं का 7 साल, किन्हीं का 10 साल, किन्हीं का 15 साल। और 2012 के बाद 20 तक, मैं इसको पूरा स्पष्ट कर देता हूं, 2012 के बाद जो भी नियोजन हुआ है उसमें से भी हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो टीईटी के माध्यम से बहाल हुए थे। वो भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो रिटायर करने के कगार पर हैं। हाँ, मैं खुल के बोलता हूं, जो साथी 2022 में नियोजित के रूप में अपना योगदान किए, अपना योगदान दिए, उनकी अगर इच्छा होती है कि हम जाएं, विशिष्ट बने, तो उनका सर्विस लेंथ भी लंबा है, उनका जन्म तिथि भी लंबा है, वो जाएं, उनको कौन रोके हुए। जब संघर्ष की राहों पर हम लोगों ने चलना प्रारंभ कर दिया है, 2003 से अभी तक बिना संघर्ष किए ही हुए कुछ नहीं मिला है। हर हमेशा संघर्ष की राहों पे भी हमें जो मिला है सो मिला है। हमारे कुछ शिक्षक साथी ये अभी कहते हैं कि संघ संगठन से कुछ नहीं हो रहा। भैया, मैं आपको कहना प्रार्थना करके दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप अपने नियोजित शिक्षकों के इतिहास को उलट के देखें, इतिहास के उन पन्नों को देखें और पढ़ें, समझें, जो 2003 से लेके 2025 तक बिना संघर्ष किए हुए हमारे नियोजित शिक्षक साथियों को कुछ नहीं मिला है और न मिलने वाला है बिना संघर्ष के। साथियों, संघ संगठन जो होता है वो विभिन्न विचारधाराओं को, साथियों को एक जगह एकत्रित करके और वो विभिन्न विचारधाराओं के साथियों को एक समान विचारधारा जो ला दे, उसे हम संघ संगठन कहते हैं। क्या लोकतांत्रिक देश में संघ संगठन बनाना बुरा चीज है? आज तक आप एक उदाहरण बता दें जो बिना संघ संगठन का कोई भी विभाग, चाहे हमारे आला अधिकारी हों, आईएएस कैडर के हों या निम्न स्तरीय हों, परिचायी साथी हों या चापरासी हों, उनका भी संगठन है। नीचे से लेकर ऊपर तक जब संघ संगठन है तो संघ संगठन पर उंगली उठाना उचित नहीं। बिना संगठन का कुछ नहीं होने वाला है। मैं आज नहीं, मैं बरसों से ये कहते आ रहा हूं।
संगठन की मूल धारणा होती है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी सबका साथ सबका विकास। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया होता है, न कि एक व्यक्ति का संगठन में कोई बात नहीं चलता। हाँ, इस बात से भी मैं इतर नहीं जा सकता हूं कि संगठन के कुछ मठाधीशों ने संगठन को बदनाम करने की कोशिश की। तो जिन्होंने संगठन को बदनाम किया वो आज कहां हैं? वो आज हैं। साथियों, संगठन के बैनर को आप माता के समान मानने का कोशिश कीजिए। उस मां के समान मानने का जब कोशिश करना चाहिएगा तो उस संगठन के प्रति, उस बैनर के प्रति आपकी श्रद्धा उत्पन्न होगी, आपका विश्वास बढ़ेगा। साथियों, बिना संगठन का इस बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। हमारे आला अधिकारी अपर मुख्य सचिव के पाठक जी थे, उन्होंने संघ संगठनों पर रोक लगा दिया था, लेकिन हमारी लक्ष्मी बाई के समान बहना बबता कुमारी ने जब उन पर संगठन का दंश झेला गया, उन पर केस किया गया, तो माननीय न्यायालय ने उन्हें बरी किया और न्यायाधीश से वो बरी हुई। तो क्या संघ संगठन गलत है? हाँ, गलत उस समय होता है जब उसका संचालन करने वाले प्रतिनिधि जो होते हैं वो अगर गलत है तो संघ संगठन बदनामी की दंश झेलती। तो वो तो आपके हमारे सभी साथियों के हाथ में है। आप देखें, जो हमारे संगठन के प्रतिनिधि अगर इतर कार्य संगठन के ध्येय से, संगठन के उद्देश्य से, संगठन के संविधान से इतर चल रहे हैं तो उन्हें वापस कर दें, उन्हें वापस कर लें, दूसरे व्यक्ति को उस पद पर दीजिए। और हम बदनाम कर दें किसी को जो संगठन कुछ नहीं है, संगठन कुछ नहीं। आज अगर प्रत्येक जिला में ये पदोन्नति का आदेश निर्गत हो रहा है तो इसमें संगठन का 100% हाथ है, योगदान है, सहयोग है। संगठन क्या होता है? 1 से 2 व्यक्ति, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और सैकड़ों। अकेला हम तो संगठन नहीं चला सकते हैं। और पक्ष और विपक्ष तो लोकतांत्रिक पद्धति की एक सिस्टम है, उसका श्रृंगार है। जब तक पक्ष और विपक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। साथियों, हमें हर एक तरह से, अगर साथियों सक्षमता परीक्षा जिस समय 2023 से लागू हुआ और वह 25 तक घिसाया, जिस समय लागू हुआ था उस समय के निवर्तमान एसीएस महोदय ने कहा था कि जो फेल हो जाएंगे या जो नहीं देंगे उनको कमेटी के आधार पर निकाल दिया जाएगा। क्या उस समय संगठन आगे आके बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमारे साथियों को बचाने का कार्य किया कि नहीं किया? तब न माननीय न्यायालय में का दरवाजा खटखटाया गया और माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया कि नहीं, जिनकी इच्छा है वो जाएं, जिनकी इच्छा नहीं है वो नहीं जाएं। फेल पास इससे कोई मतलब नहीं। हमारे सारे प्राधिकार को समाप्त कर दिया गया था और माननीय न्यायालय ने ही वह संघ की बदौलत पुनः हमें सारे जिला प्राधिकार और राज्य प्राधिकार को चालू करवाने का कार्य किया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि संघ संगठन नहीं है? साथियों, इस सर्दी की मौसम में
उस संक्रमण से हमें 100% सुरक्षित रहना। ऐसा न हो कि 31 दिसंबर से लेके 9 जनवरी तक जो भयंकर ठंडी की संक्रमण हवा जो चलेगी, इससे हम लोग संक्रमित हो जाए। इससे अपना बचाव करें। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों के से मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद। जय नियोजित, तय नियोजित, जय बिहार। धन्यवाद।